अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर कह लें 6, 7 और 8। हमने 6 कल करना था डिस्कस प्रीवियस वीडियो में, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, जिस वजह से मैंने ये कहा था कि हम इंशाल्लाह 6 को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और इस वीडियो को भी ऐसे ही रखेंगे, अगर 6 की डिस्कशन लेंथी हो जाती है तो हम 8 को स्किप कर देंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वीडियो की लेंथ कितनी होती है। तकरीबन 30 मिनट्स तक मैक्सिमम रखने की कोशिश करेंगे, अगर इससे ज़्यादा हुई तो हम उसे छोड़ देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में जो फर्स्ट MCQs है, पेन सेलेक्ट कर लें अपना। अच्छा जी, फर्स्ट MCQs हैं, इन कॉमन फ्रैक्शन फ्रॉम द रिकरिंग डेसिमल ऑफ 0.21 बार शो कर रहा है कि रिकरिंग डेसिमल है 21 21 21 सो ऑन चलता ही रहेगा। इज़ रिटन एज, कहता है इसे किस तरह लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। देखें, अगर हम 11 को 9 पे डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जो कि गलत है। 33 को 7 पे डिवाइड करें तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, गलत है। अगर 11 को 9 पे डिवाइड करें, सॉरी 9 को 11 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8, जो कि गलत है। हमें तो चाहिए 0.2 के हिसाब से। तो 70 को अगर 33 पे डिवाइड करें तो 33 2 ज़ा 6 होता है, तो 0.2 फिर आगे 1 इस तरह के आगे जो हमारा एक सीक्वेंस है वो बनता जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह सोल्व किया जा सकता है, वरना ये देख के ही पता चल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि इसका क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। नेक्स्ट में कहता है, इफ़ ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस इन एन ए पी, देन इट्स 2m प्लस 1th टर्म इज़। अब हमें फार्मूला पता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास फार्मूला सिंपली। अब n की जगह पे हमें उसने क्या दे दिया है, यहाँ पे फार्मूले में वैसे बता दूं मैं, यहाँ पे n आता है और यहाँ पे भी n आता है। उसने अब n की जगह 2m प्लस 1 दे दिया, तो हमने उसकी वैल्यू सिर्फ पुट किया तो हमारे पास आंसर बन गया है a प्लस 2md। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन है यहाँ पे, a प्लस 2md। इफ़ एक्स वाई एंड z आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन AP, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे इशू लग रहा है, कोई हो सकता है कि हो इशू, हो सकता है कि सिर्फ मुझे लग रहा है, मे बी आप लोगों से हो जाए ये सॉल्व। क्योंकि अब देखें, कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स नंबर्स कह रहा है इन एन AP। मैं सपोज करके कह देता हूँ कि जिन नंबर हैं मेरे पास 5 6 और 7 कह देता हूँ, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कह रहा है, कोई भी हो सकते हैं, या सिंपली अगर आप जनरल फॉर्म में रखना चाहें जैसे x प्लस 1 x प्लस 2 भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अब मेरे पास जो है 3 टर्म्स कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब डी ऑप्शन में मैं देखता हूँ, तो डी ऑप्शन में कहता है x प्लस जी इक्वल टू वाई है। अगर मैं इन्हें दोनों को ऐड करूँ ये तो 12 बन जाता है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ये ऑप्शन कब हो सकता था, अगर यहाँ पे नीचे 2 भी आ जाता, क्योंकि 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 6 आ जाता है, तब तो ये डी ऑप्शन ठीक हो सकता था। सी ऑप्शन देख लेते, कहते हैं जी इक्वल टू है 1/2x प्लस वाई, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आ रहा होगा हमारे पास। तो इनमें से हमारे पास तीनों टर्म्स में से कोई भी पॉइंट में नहीं है, जी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बी की बात करें, बी एक ऐसा ऑप्शन है जो मेरे हिसाब से क्लोजेस्ट है, आंसर पॉसिबल हो सकता है। डी किस केस में हो सकता था, अगर उसके नीचे 2 साथ होता या y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता, तब डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। लेकिन जो करंट सिनेरियो है इसमें वो नहीं है, या हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो। अगर मिसप्रिंट हुआ है तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर बी करेक्ट होगा। अब बी कैसे करेक्ट होता है मैं वो भी बताता हूँ आप लोगों को। हमें पता है कि y है यहाँ पे 6, ठीक है, y हमारे पास है 6, और जो x और z है वो है 5 और 7, ठीक है। 7 5 ज़ा हो गया 35 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आंसर आएगा 5 पॉइंट समथिंग, यानी 5.789 इस तरह आ सकता है। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा यहाँ पे, कोई भी ऐसे नंबर आ सकता है जो कि क्लोजेस्ट है 6 के। तो उस हिसाब से ये तो माइट पॉसिबल है जो क्लोजेस्ट आंसर दे रहा हो हमें। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो क्लोजेस्ट आंसर दे रहा हो। तो मेरे पास तो ये लॉजिक है, मे बी अगर आप लोगों के पास कोई और लॉजिक हो, अगर आप लोगों को लगता हो कि ये गलत है तो मुझे मेरी करेक्शन ज़रूर कीजिएगा, लेकिन एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ। विच टर्म ऑफ द AP 4 1 -2 सो ऑन इज़ -77। अब पूछ रहा है कि ये कौन सी टर्म है। उसने सीक्वेंस हमें एक दे दिया है, उसमें हमें उसने पहले 3 टर्म्स दे दें जिससे हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने मालूम क्या करना है, एन मालूम करना है, ठीक है।
हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन है, उससे n मालूम कैसे कर सकते हैं। अब लास्ट टर्म जो है वो हमारे पास है -77 इन गिवन कंडीशंस। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4। अब हमें n-1 यानी n चाहिए, तो हम सिंपली n को n ही रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने फाइंड करना है। d की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पे -3। अब -3 को n से मल्टीप्लाई किया तो -3n हो गया और प्लस आ गया है 3 साथ। अब 4 + 3 हो गया 7, जो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -7, तो -84 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 84 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 2 = 6 और 3 8 = 24, तो 28 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 है विच टर्म ऑफ AP 5 2 -1, ये उसी तरह का मिलता जुलता आ गया है, सेम टू सेम प्रोसीजर है, सिर्फ आंसर डिफरेंट होगा क्योंकि वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो 31 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। If A, G and H are AM, GM and HM between two numbers, then A, G and H are in AP। अच्छा, मुझे इसकी कोई एक्सप्लेनेशन याद नहीं है, मेरे पास लगा हुआ तो मैं इसलिए यही बता रहा हूँ। मैंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं है, तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा या अपने टीचर के साथ कंसल्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 7 है इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 6, फर्स्ट टर्म बता रहा है हमें कि वो क्या है, 6 है। फिफ्थ टर्म इज़ 14 और फिफ्थ टर्म कह रहा है कि 14 है, तो कहता है 20th टर्म हमें बताएं। अब 20th टर्म बताने के लिए सबसे पहले तो हमें डी का पता होना चाहिए। अब डी हमें कैसे पता चल सकता है, A1 हमारे पास गिवन है और फिफ्थ टर्म भी गिवन है, तो ये प्रोसीजर है। फिफ्थ टर्म हमने साथ लगा ली है, n हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि फिफ्थ टर्म की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा 6 + 4D = 14। अब ये 6 वहाँ जाके माइनस होगा और d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब d की वैल्यू आ गई, अब हमने बतानी है 20th टर्म, तो 20th टर्म बताना आसान हो गया है। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 38 आएगा, +6 44 और हमारा आंसर आ जाएगा 44। यानी कि 20th टर्म जो है इस सीरीज़ की या अरिथमेटिक प्रोपगेशन की वो होगी 44। द 8th टर्म ऑफ 1 3/2 5/4 7/8। अब 8th टर्म पूछ रहा है, हमें एक यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेंड नज़र आ रहा है। ट्रेंड है कैसे कि फ़र्स्ट टर्म जो थी वो सिंपली 1 था और नीचे था 2 की पावर 0, ठीक है, जो कि 1 होता है, तो इसलिए सिंपली 1 उसने लिख दिया। इसी तरह नीचे पावर बढ़ रही है, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। तो 8 टर्म तक हमारे पास 2 की पावर हो जाएगी 7। अब 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। तो एक आंसर तो हमारे पास पता चल गया है, तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब हम देख लेते हैं ए और बी में से कौन सा है। अब हमने यहाँ पे ऊपर वाला जो ट्रेंड देखें तो वो पता चलता है कि 2 का डिफरेंस चल रहा है, यानी 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। तो अगर 7 में नेक्स्ट टर्म जो ऐड कर दूँ +2 तो 9 आएगा, ये 5th टर्म है, फिर 11 आएगा, ये 6th टर्म है, फिर 13 आएगा, ये 7th टर्म है और फिर आ जाएगा 15, जो कि हमारी 8th टर्म बन जाएगी। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो है 15/128। The vulgar fraction of 1.24242424242 and so on is, पहले तो वल्गर फ्रैक्शन होती क्या है, राइटिंग अ डेसिमल नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म। लेकिन उसमें एक शर्त है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ना वो मल्टीपल ऑफ 10 नहीं होना चाहिए। अगर हम सिंपली 1.24 का पॉइंट ख़त्म करें, ठीक है, अगर सिंपली जो हम एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारी, तो नीचे आता है 100। उसने क्या, डिनोमिनेटर में मल्टीपल ऑफ 10 नहीं होना चाहिए, तो उसने क्या कर दिया कि इस वल्गर फ्रैक्शन में ऊपर से भी एक माइनस कर देता है और नीचे से भी एक माइनस कर देता है। तो इस तरह आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है, जो कि यहाँ पे बन रहा है बी पॉइंट, ठीक है। अगर आप इसे 123 को डिवाइड करके देखें 99 पे, अगर आपका आंसर यही 1.2424 बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक हो चुकी होगी इसमें। क्वेश्चन 10 है the sum of 1 multiplied by 3 plus 5 multiplied by 3 plus 9 multiplied by 3 plus, अच्छा यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि दो एक किस्म की ना दो सीरीज़ चल रही हैं। एक क्या है 1 से 5, 5 से 9, 9 से 13, यानी कि 4 के डिफरेंस से चल रही है, और एक कांस्टेंट है उसमें कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा, 3 ही हर जगह पे सिंपली आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक ऐसा मेथड है जो क्विक मेथड है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो आपका दिमाग एग्ज़ाम में नहीं काम कर रहा हो तो इस चीज़ को अप्रोच करने के लिए। लेकिन अगर आप ये अप्रोच लेते हैं तो आपका क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि शायद 1 मिनट से भी
कम टाइम में हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व होने में मसला हो सकता है कि गलती होने के चांसेस होते हैं। अब जो टेक्निक है वो है क्या, आप n की वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर दें। n की पहले वैल्यू ले लें 1, ऑप्शंस में पुट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो मैं पहले ऑप्शन में पुट करता हूँ, n अगर 1 पुट करूँ तो पहला तो मेरे पास आ जाएगा 3, जो कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बन रहा है फर्स्ट टर्म, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब सेकंड भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा मेरे पास 3 और बाहर आ जाएगा 6, 3 2 6 और 6 3 18 हो जाएगा। तब मैं नेक्स्ट टू टर्म्स के सम को करना है, क्योंकि हमसे सम पूछ रहा है सीरीज़ का। अगर इनका सम 18 बन रहा है तो ये ठीक होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा, तो 15 + 3 18। तो मज़े की बात है कि मेरा पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया है, मैंने पहले ऑप्शन को वेरीफाई करके देखा है। अब मैं सेकंड को भी करके देख लेता हूँ, इन केस अगर कोई मसला ना हो। तो 2n पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट, या 1 भी पुट करके देखो तो 9 आता है, गलत हो गया है। अगर मैं यहाँ पे भी 1 पुट करके देखूँ तो यहाँ पे भी 9 आता है, गलत हो गया है। और यहाँ पे भी पुट करके देखो तो यहाँ पे 6 आता है, गलत हो गया मेरे पास, तो 3 है। तो यानी हमारा n1 से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर आप दो मिलते जुलते आ जाएँ तो आप 2 भी पुट करके देख लें। लेकिन इसका दूसरा जो सोल्यूशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। 11 है a की पावर n प्लस b की पावर n। इस तरह के भी क्वेश्चंस को वैसे तो याद कर लें, ये बुक में है, इनके आंसर्स मैं तो यही कहूँगा याद कर लें। अदरवाइज सोल्व करना मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है ये चीज़। ठीक है, तो याद ही कर लें तो बेहतर है। आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मेथड बुक में गिवन है। 12 है इफ़ a इज़ फर्स्ट टर्म एंड r इज़ कॉमन रेशो देन n प्लस 1th टर्म इज़। अच्छा जी, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमसे पूछ रहा है n+1, तो हमें पता है कि जो इसमें फार्मूला होता है वो है ARn-1 होता है। ठीक है, अब n की वैल्यू ही हमारे पास n+1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली a की पावर Rn आ जाएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। am बिटवीन 1000 एंड 4 इज़। am पूछ रहा है इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, ओहो हमसे तो होना ही नहीं था ये वाला। 502 इसका आंसर आ जाएगा। द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज़ गिवन एज। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला पूछ रहा है, बहुत मुश्किल है ये भी तो आप लोगों ने तो देखा ही नहीं होगा ना कभी अभी तक। सी ऑप्शन आ जाएगा। 15 है एंड AP हैज़ फर्स्ट टर्म ऑफ 12 एंड अ फिफ्थ टर्म ऑफ 18, द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज़। बोलने से अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ साथ ही। फर्स्ट टर्म हमें बता रहा है 12 है, फिफ्थ टर्म हमें बता रहा है 18 है। तो सबसे पहले हमने d की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करते हुए जैसे हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये काम किया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 25 नंबर्स। हमें सम का फार्मूला पता है कि Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब मैंने 2a को डायरेक्टली कर दिया, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 हो गया, ये 2a है हमारे पास, ये n-1 है, n यहाँ पे 25 था तो 25 पुट कर दिया है मैंने, और d की वैल्यू 3/2 हमारे पास आ चुकी है। जैसे सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 750, जो कि सी ऑप्शन है। 16 है क्वेश्चन, द फर्स्ट 3 टर्म्स इन GP आर 144x एंड 64 रिस्पेक्टिवली, where x is positive, the sum to infinity of progression is। ये आपके सामने शेयर कर दिया है। सबसे पहले हमने इसमें करना क्या होगा, हमें r की वैल्यू चाहिए होगी। r की वैल्यू कैसे होती है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, यानी कि नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म के साथ डिवाइड करना होगा। तो x/144 कर लें या 64/x कर लें, लेकिन ये तो जनरल होता है। यहाँ पे आ गया x, जनरल क्राइटेरिया यही है, लेकिन यहाँ पे आ गया x, तो मैंने पहले r इन दोनों की भी ले ली है और फिर इन दोनों की भी r बना के ले ली है और उन्हें इक्वल कर दिया है एक दूसरे के, r इक्वल टू r कर दिया, जिससे मुझे x की वैल्यू मिल गई है 96। मेरे पास ये टर्म आ चुकी है। अब इसकी मदद से मैंने निकाल ली है r की एक एग्जैक्ट वैल्यू और उसे पुट करना है इस फार्मूले में। ठीक है, इस फार्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। वैसे मुझे लगा था शायद मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया हो, लेकिन सिंपल है, मसला नहीं है, करके देखेंगे हो जाएगा। चीज़ें सारी शेयर कर दी आपके साथ। नेक्स्ट है द kth टर्म ऑफ सीरीज इज़ गिवन बाय 2 लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। 3 माइनस लैम्डा है तो हम इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं 2/3 सिंपली लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म बन गई है इसकी, मैंने उस माइनस लैम्डा को प्लस में कर दिया। अब उसके बाद कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स इज़।
कहते हैं कि फर्स्ट 100 टर्म्स का सम क्या होगा, तो हमने सम वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, और उसमें हमारे पास अब आर की वैल्यू अभी हमें किससे पता चलेगी कि अगर हम लैम्डा है फर्स्ट टर्म के कहते हैं तो के टर्म है, तो के को हम क्या पुट करेंगे 1 2 3 4 एंड अप टू 100 करेंगे। तो अगर मैं के को 1 पुट करूँ फिर के को 2 पुट करूँ तो उससे मेरी आर की वैल्यू बन जाएगी 2/3 ही, जो कि इस वक्त गिवन है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 4/9 आ जाएगी मेरे पास सेकेंड टर्म। ठीक है, अभी ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म पे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास इस केस में वो है 2/3। ठीक है, अब इस 2 को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 1 जा 3 और आ जाएगा 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 2/3, जो कि मैंने वैसे पहले ही मैं मेंशन कर दिया था, बता दिया था। तो ए की वैल्यू भी 2/3 है, आर की वैल्यू भी 2/3 है। अब 2/3 जो इन इट सेल्फ है ना वो होता है तकरीबन 0.6666 सो ऑन। अब उसकी अगर पावर 100 ले लेंगे ना तो वो और छोटा हो जाएगा, यानी पहले ही फ्रैक्शन है और जब भी किसी डेसिमल नंबर की हम पावर लेते हैं तो वो और छोटा हो जाएगा। अब 100 पावर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0 के उसे कंसिडर कर लेंगे, उसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे अगर 0 कह देंगे तो ये सिंपली 1 - 0 बन जाएगा। तो 1 - 0 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 2/3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 - 2/3 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। जो आंसर बन रहा है हमारे पास फर्स्ट 100 टर्म्स का जो कह रहा है कि सम पूछ रहा है वो हमारे पास आ जाएगा सिंपली 2, जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 7 पे। यूनिट नंबर 7 में फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। इसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज़ फार्मूले वाले हैं, तो वो फार्मूले आप लोगों को खुद ही देख लीजिएगा, मतलब मैं उसमें एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो कहता है कि एन पी आर है, उसने परमुटेशन का फार्मूला लिखा हुआ है, कहता है कि किसके इक्वल हो सकता है, ये शेयर किया हुआ है, देख लें यहाँ पे। अगर एन पी आर को मैं ओपन करके फार्मूले को लिखूँ तो बनता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r फैक्टोरियल, और यहाँ पे बी ऑप्शन जो है अगर इससे भी मैं ओपन करके लिखूं तो ये सेम चीज़ ही बन जाता है। कैसे, ये देखें n - r - 1 फैक्टोरियल है, इसका अगर मैं फैक्टोरियल फर्दर लूँ तो n - r - 1 फैक्टोरियल ही आएगा, या इसका मैं अगर प्रीवियस कर लूँ या बैक कर दूँ तो सेम ही हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल आएगा n p - r - -1 के। तो यहाँ बुक में देख लीजिएगा, ये वैसे बुक वाली चीज़ें हैं, इसमें डिस्कशन है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने मेंशन कर दिया थोड़ा सा। नेक्स्ट है अ डाइस इज़ थ्रोन। ठीक है, एक ही डाइस को कहता है थ्रो किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ऑड नंबर है। तो अगर एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स जो पॉसिबल आउटकम्स हैं ना वो होंगे 6। ठीक है, कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6। उसने हमसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, कहता है ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स आने के चांसेस कितने हैं, 3 टाइम्स चांसेस है कि 3 ऑड नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। अब प्रोबेबिलिटी उसकी पूछना तो ये है कि 3 जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो अवेलेबल हैं, तो उसके बेस पे हम करें 3/6 आ जाएगा, तो 1/2 हमारा आंसर बन जाएगा इसमें। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन पी इंटू ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अगर डिसजॉइंट सेट हैं तो ए ऑप्शन बन जाता है। जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है ना, ये वाला, ये हमारे पास होता है ओवरलैपिंग के केस में, क्योंकि इंटरसेक्शन ओवरलैपिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों या दोनों सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हों, इस तरह भी कह सकते हैं इसे। 4 भी सेम ही है, बुक में से है, बुक में ये याद कर लें बेहतर है, सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स ग्रेटर दैन 4 बाई थ्रोइंग अ डाइस। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपने एक डाइस को थ्रो किया है, रोल किया है, तो उसमें जो नंबर है वो ग्रेटर दैन 4 आए। उसने इक्वल टू 4 भी नहीं कहा, ग्रेटर दैन 4 है, 2 चांसेस होंगे। कौन से नंबर होंगे, 5 और 6। तो हमारे पास टोटल आउटकम पॉसिबल होते हैं 6 और यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे 2, तो 2/6 आएगा 1/3 आंसर। नेक्स्ट है 6 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 5 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो ये सिंपल मैंने साथ लिख दिया है, देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 6930। नेक्स्ट है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। हमें पता है कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 1 के, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा सिंपली 2 है, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल भी 2 के इक्वल ही होता है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन पी एन इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे बता रहा है कि इस वक्त आर जो है वो भी एन के ही इक्वल है। जब ऐसा केस हो जाएगा, हमें पता है फार्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल, अभी हमने पीछे देखा था,
एन माइनस एन, आर फैक्टोरियल होता तो यहाँ पे एन माइनस एन फैक्टोरियल ही हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल नीचे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली एन फैक्टोरियल के। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा पूरा लिख ही दूँ इन केस आप लोग कन्फ्यूज हो तो। ठीक है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड द रिजल्ट इज टी, जब एक कॉइन को टॉस किया जाए, हवा में फेंका जाए, तो जो रिजल्ट आता है वो टेल आता है। अ हेड गिवन वैल्यू +1, अगर कहता है अब हम हेड को +1 की वैल्यू दे दें और टेल को -1 की वैल्यू दे दें, तो कहता है हमने टोटल 50 दफ़ा टॉस किया है और उसका टोटल जो सम बन रहा है वो 14 है। तो इससे हमें कैसे पता चलेगा कि हेड कितनी दफ़ा आया है? तो इससे भी ऐसे तो एक तो डायरेक्ट है, लॉजिकल मैथ में भी ये हो सकते हैं। लॉजिकल मैथ में कैसे हो सकता है कि आप मतलब सिंपली इसे देखें, उससे अंदाज़ा हो जाए। 50 दफ़ा हमने कॉइन टॉस किया है और हमारे पास सम जो आया है वो है 14। ठीक है, तो 50 माइनस 14 हो जाएगा 36। अब 36 का ये मतलब है कि हमने जो कॉइन टॉस किया हुआ है 14 तो प्लस में बचे हुए हैं हमारे पास, बाकी जो है 36 सॉरी 14 तो हमारे पास प्लस में आया हुआ है ना, 36 जो है वो डिवाइड हो जाएंगे हेड्स और टेल्स में इक्वली। तो इसका यह मतलब है कि 18 प्लस आए होंगे, 18 ही माइनस आए होंगे। अब 18 प्लस देखें इसमें, तो हेड की वैल्यू है +1 तो 18 प्लस हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम देखें कि टोटल सम अभी क्या बच रहा है हमारे पास वो 14 है, तो उस हिसाब से करें तो 32। काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो गई है बात वैसे, लेकिन हो जाएगा, मसले वाला नहीं है, सिर्फ लॉजिकल मैथ लगेगी, इसमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को, और सॉल्व करना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन इक्वल टू एन फैक्टोरियल स्क्वायर है, ये शेयर रिजल्ट ही कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, इस तरह मैं इसे लिख देता हूँ एन फैक्टोरियल को एन स्क्वायर n-1 का स्क्वायर फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। इसे मैंने क्लोज कर दिया, n-2 को मैंने क्लोज कर दिया। अब ये स्क्वायर के साथ एक का कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा एन स्क्वायर इंटू n-1 और सिंपली ये हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा n³ माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन 11 है द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड फास्टिंग। अच्छा, वैसे ये बुक का क्वेश्चन है लेकिन बुक में 4 लेटर वर्ड वाली कंडीशन नहीं है और इसमें 4 लेटर वाली कंडीशन दी है, तो हो सकता है क्वेश्चन राइटिंग में कोई मसला आ गया हो या क्या हो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन इसमें मौजूद नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो कुछ और आता है, वो आता है गिवन कंडीशन में 840। ठीक है, मैंने बहुत दफ़ा करके देखा, बहुत टाइम इस पर लगाया है और मेरा आंसर हर दफ़ा 840 है। अगर 7 फैक्टोरियल नहीं होता तो फिर आई थिंक ये 540 आता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन करेक्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, ये आप करके देखिएगा। मे बी मेरा कोई मेथड गलत हो, मेरे हिसाब से तो मेथड ये वाला लगता है जो मैंने आपके सामने शेयर किया हुआ है। आप लोग अप्लाई करके देखें, उम्मीद है कि हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है द एक्सप्रेशन, अब ये 10 और 12 सेम ही है, बस उल्टा कर दिया, उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो जो हमारे पास वहाँ पर आंसर आया था उसी का उलट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, आसिम इज़ नाउ 3 times एज ओल्ड एज इरफान, आफ्टर 10 years आसिम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज इरफान, आसिम्स एज एट दिस टाइम इज़। ये दोनों क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना, चलो दूसरा तो फिर भी कह सकते हैं कि चैप्टर से मिलता जुलता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 13 इस वक्त यहाँ पे, ये क्लास 6, 7 और 8 की मैथ में होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो अगर आपकी वो स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका मैथ पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है आपको इसमें, तो वो आपको उस पर थोड़ा सा हाथ अपना साफ़ ज़रूर करना चाहिए टाइम रहते हुए। तो मैं आपके सामने सॉल्यूशन शेयर करता हूँ इसका। सपोज कर लेता हूँ कि एज ऑफ इरफान जो है x है, जैसे कि उसने बताया हुआ है कि आसिम की एज जो है वो 3 times ऑफ इरफान की है, तो आसिम की एज आ गई 3x। अब 10 years के बाद वो कहता है आसिम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज इरफान, तो ये एज ऑफ इरफान है, ये 2 times हो गई, तो ये किसके इक्वल आ जाती है, एज ऑफ आसिम के। ठीक है, तो हमारे पास एज ऑफ आसिम जो है वो 3x है। ठीक है, 10 years के बाद वो डेफिनेटली 3x + 10 हो जाएगी, जो भी एज होगी वो 3x + 10 बन जाएगी। उसके बाद एज ऑफ इरफान जो है वो x थी, तो x + 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 साल बाद की बात हो रही है, तो वो हो जाएगी 2 × x + 10। तो इसे सिंप्लीफाई किया, हमारे पास x आ गया है 10, जो कि ये हमारा आंसर भी नहीं है। ये हमारे पास एज आई है इरफान की, उसने हमसे किसकी पूछी हुई है, आसिम्स एज एट दिस टाइम। कहता है करंटली आसिम की एज क्या होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें कि अगर आसिम की एज जिस वक्त 10 साल है,
तो एज उस वक्त जो है आसिम होगा, सॉरी इरफान की अगर 10 साल है तो आसिम की होगी 30 ईयर्स। अब एक और चीज़ मैं बता दूँ, मुझे लगता है आप लोगों को कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगी। ये 10 साल करंट एज पूछ रहा है वो इसके सिनेरियो में, ठीक है? ये जो यहाँ पे गिवन है इसके सिनेरियो में। इसका ये मतलब नहीं है कि 10 साल के बाद पूछ रहा है कि इस वक्त उसकी एज क्या होगी, नहीं। अगर 10 साल के बाद पूछ रहा होता ना कि इस वक्त उसकी एज क्या होगी, तो आंसर 40 हो जाता। ये चीज़ माइंड में रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना। मुझे पता था कि आप में से कोई ना कोई ये कहता कि सर ये आपने गलत बताया, तो मैंने दोबारा क्लियर कर दिया इस चीज़ को। Question 14 है a box contains 15 red, 10 green and 5 yellow toffees. Asim picks 2 green toffees and 1 red toffee out of the box and eats them. उसने खुद बता दिया बॉक्स में से 2 टॉफ़ीज़ ली हैं, वो ग्रीन हैं, और एक ली है रेड। तो अब टोटल टॉफ़ीज़ पीछे रह कितनी गई हैं? 27। ठीक है, अब पूछते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इरफान विल पिक अ ग्रीन टॉफ़ी टू ईट। अब देखो 2 चीज़ें हैं इसमें, बड़ा ट्रिकी सा पार्ट है। अगर आप देखें टोटल ही अब आपके पास 27 रहेंगे, तो ऑप्शन में तो 27 सिर्फ बी में है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन उससे पहले पता चल जाता है कि आंसर तो बी ही कंफर्म है। अब है कैसे वो भी देख लेते हैं। टोटल जो है ग्रीन पूछ रहा है, तो ग्रीन मेरे पास थी 10, समझ लें आसिम के पास थी 10। तो आसिम ने उसमें से 2 ग्रीन तो निकाल ली हैं, बाकी रह जाएंगी 8। अब टोटल 3 कैंडीज़ निकल गए हैं, तो टोटल कैंडीज़ रह जाएंगी 27। तो बी सिंपलेस्ट वे में आंसर है, ऐसे सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर टाइम खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ मैंने शेयर कर दिया है आंसर यहाँ पे भी। आई थिंक यहीं पे कंक्लूड करना चाहिए। 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है और चैप्टर नंबर 6 और 7 कवर हुआ है। 8 में भी थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, लेकिन हल्की फुल्की है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आज फिर हमारा एक लिहाज से एक चैप्टर रह गया है, तो इंशाल्लाह हम कल कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह 8, 9 और 10 को कवर करें, क्योंकि अब आगे जाके एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, वो सिंपल चीज़ें होंगी जो कि आप लोगों को करनी पड़ेंगी और मुझे बोलनी पड़ेंगी या दिखानी पड़ेंगी, तो वो हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।